हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ द कैश मैनेजमेंट, जो कि रेलिवेंट है नेट कॉमर्स और नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, then cash management, what are the component of the cash management, then we will understand cash planning, then we will understand the cash budget। इसकी रिटर्न नोट जैसे ही हमारा जो कैश मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो टॉपिक है ख़त्म होगा, इसके रिटर्न नोट जो है आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेजरी मैनेजमेंट, जैसे खजांची प्रबंध हिंदी में कहते हैं। देखो, यहाँ पे जब हम बिज़नेस को रन करते हैं तो बिज़नेस को चलाने के लिए हमें दो तरह की कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है। एक फिक्स्ड कैपिटल होती है जिससे हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जनरेट करते हैं, क्योंकि हम मशीनों के अंदर, बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह डे टू डे रनिंग के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो जो लिक्विडिटी है और फिनेंशियल रिस्क है उसकी एफिशिएंट, क्योंकि अगर हमारे पास जो पेमेंट्स है उसको चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो फिनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, हमारी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। और जो हमने डे टू डे रनिंग करनी होती है उसके अंदर भी अगर फंड्स नहीं है तो हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर नहीं सकते। तो देयर शुड बी एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड फिनेंशियल रिस्क। एडिक्वेट लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि हमारा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एंड रेपुटेशन रिस्क जो है ना इंक्रीज हो। ट्रेजरी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि फर्म जो है किस तरह से अपने जो क्रेडिट पे सेल करती है, किस तरह से उनको कलेक्ट करती है, किस तरह से पेमेंट्स का भुगतान करती है, और किस तरह से क्या है कि वो बेसिकली जो है किन एरिया के ऊपर फोकस करती है, क्या किस तरह से जो सरप्लस फंड्स होते हैं उसको किस तरह से वो जो है इन्वेस्ट करती हैं, किस तरह से अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से फंड्स अरेंज करती हैं। और उसी तरह यहाँ पे जब हम ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स, कि जो फाइनेंशियल मैटर्स है कि कहाँ से हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, किस तरह से हम इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करेंगे, किस तरह से अगर हम बाहर जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसके अंदर जो करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो है उसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा फोकस रहता है डेट विल बी मैनेजमेंट ऑफ कैश, कि जो हमारे पास कैश है ना, मतलब ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, सफिशेंट होना चाहिए, ऑप्टिमम रिटर्न होनी चाहिए। और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हमने किस तरह से कवर करना है, और जो हमारे फिनांसर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ हमने गुड रिलेशन किस तरह से बनाने हैं, और किस तरह से जो है मर्जर एक्विजिशन बायबैक की एक्टिविटी जो होती है उस तरह से किस तरह से सही ढंग से उसको हैंडल करना है। तो जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसके जो फंक्शन है, कैश मैनेजमेंट है, करेंसी मैनेजमेंट है, फंडिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बैंक के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, कॉर्पोरेट फिनांस है। तो कैश मैनेजमेंट के अंदर हमने डिटर्मिन करना है कि हमें कितना कैश रिक्वायर्ड है, उसकी किस तरह से हमने प्लानिंग करनी है, कितना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चाहिए, तो कैश बजट हम बनाते हैं। किस तरह से जो हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हम फ्लोट मैनेजमेंट, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पेमेंट रिसीव करनी है तो एक्सेलरेट होनी चाहिए, जब पेमेंट करनी है तो डी एक्सेलरेट होनी चाहिए, फ्लोट का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और उसी तरह फंड्स को हमने किस तरह से जो है मॉनिटर करना है, जैसे डिफरेंट डिविजन्स और ब्रांचेस के अंदर हमने देखना है कि वहाँ पे कैश की पोजीशन क्या है, वहाँ पे कैश वेस्ट तो नहीं हो रहा, किस तरह से जो सरप्लस कैश है उसको हमने इन्वेस्ट करना है, किस तरह से हमने कलेक्शन को सेंट्रलाइज करना है, और उसके बाद जो डिफरेंट डिविजन्स हैं उनको कैश प्रोवाइड करना है ताकि उनकी लिक्विडिटी बनी रहे। करेंसी मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि अगर हमारा बिजनेस जो है ग्लोबल लेवल पे है तो उस तरह से, क्योंकि जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में करना होता है तो उसके रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, तो फ्यूचर और फॉरवर्ड के द्वारा हम उनको किस तरह से हेज करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो इंटर ग्रुप लोन्स होते हैं, इंडेप्टेडनेस होती हैं, जब हमारी डिवीज़न काफ़ी सारे देशों के अंदर होती है तो उनकी हम सेटलिंग किस तरह से करते हैं।
और उसी तरह किस तरह से कोशिश करते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बचाने के लिए अगर मैंने डॉलर में पेमेंट लेनी है और डॉलर में रिसीव भी करनी है तो नेचुरली मैचिंग करना, ताकि मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर जो है सेविंग हो सके। क्योंकि अगर मैं इस तरह से मैच नहीं करता कि जैसे कल ही मेरे पास डॉलर के अंदर भुगतान आया है तो 4 दिन के बाद मैंने उसकी पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे बाहर से करेंसी नहीं परचेज करनी पड़ेगी। और फंड्स कहाँ से लेनी है, किस तरह से उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, किस तरह से लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए कौन से सोर्स से लेना है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, डिविडेंड पॉलिसी बनाना, और उसी तरह जो बैंक्स होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना, और उनके साथ जो है जब हम लोन वगैरह लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म चाहे वो लॉन्ग टर्म, उनके हम किस तरह से नेगोशिएट करते हैं। कॉर्पोरेट फिनांस के अंदर जो है मर्जर, एक्विजिशन, बायबैक के ऊपर एडवाइस दी जाती है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टर के साथ किस तरह से रिलेशन को बिल्ड करना है, और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बताई जाती है, और किस टाइम पे हमें पब्लिक इशू जो है लेके आना चाहिए। नाउ वी आर डन विद द ट्रेजरी मैनेजमेंट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कैश मैनेजमेंट। देखो जब हम बेसिकली करंट एसेट की बात करते हैं तो उसके अंदर कैश का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को चलाने वाला कौन होता है, कैश होता है। अल्टीमेटली जो हमारे पास आना भी होता है वो भी कैश ही होता है। तो बेसिक इनपुट है जिससे हमने बिजनेस को चलाना है, और अल्टीमेटली कैश को ही रिसीव करना है। और हमारे पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी ओवरऑल रिटर्न कम हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है, रेपुटेशन भी खराब होती है, और जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और देखो जो कैश है बेसिकली ये खुद चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे पास कैश है तो हम रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, लोगों को रख सकते हैं, मशीनरी के लिए ऑयल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम दूसरी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में हमेशा गैप होता है। जब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो इमीडिएटली सेल नहीं होती, अगर सेल करते हैं, अगर वो क्रेडिट सेल है तो कुछ देर के बाद रियलाइज होती है। तो किस तरह से क्या है कि वो जो गैप है उसके अंदर जो हमें फंड चाहिए उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कैश। देखो कैश के अंदर सिक्के, करेंसी, चेक्स भी आ जाते हैं। जो बैंक के अंदर हमारे खाते के अंदर पैसा होता है वो भी इसमें शामिल है। और कैश के अंदर हम नियर कैश एसेट को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट की जाती हैं और जिनको ज़रूरत पड़ने पे कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनका कैश में हम 1 साल से लेस पीरियड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक टर्म डिपॉजिट्स आ जाते हैं, और इनका फीचर ये होता है कि इनको बड़ी आसानी के साथ हम कैश के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैश जो है हम क्यों अपने पास रखते हैं। एक तो होता है ट्रांजैक्शन नीड्स के लिए। अब देखो जैसे डेली जो है हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई माल बाहर से आया है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, इंश्योरेंस करना है, तो डे टू डे जो है उसके एक्सपेंसेस के लिए हमें फंड चाहिए होंगे। प्रिकॉशनरी होता है कि जैसे देखो बेसिकली कई बार देखो सेफ्टी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कई बार क्या होता है कि जैसे पैंडेमिक इवेंट आया हुआ है तो जिन लोगों ने बल्क में राशन खरीदा हुआ है तो वो उस सिचुएशन के अंदर क्या था कि वो काफ़ी, क्योंकि मतलब सेफ्टी मेयर के रूप में, तो यहाँ पे भी प्रिकॉशनरी नीड्स के लिए कई बार हमें ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है कि स्ट्राइक हो सकती है या कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये सेफ्टी मेयर के लिए हमारे पास जो है कैश होना चाहिए। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कि जैसे प्रोबेबल कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर हमारे पास कैश होगा तो हम उन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मनी इज नीडेड फॉर 3 पर्पस: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी नीड्स एंड स्पेकुलेटिव मोड, कि कैश हमने इन 3 पर्पस के लिए अपने पास रखना होता है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द कैश मैनेजमेंट। देखो कैश मैनेजमेंट के अंदर इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, विद इन द फॉर्म जो है कैश की किस तरह से फ्लो चलता है, डिविजन्स को किस तरह से हम एलोकेट करते हैं, और उस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना कैश बैलेंस है, क्या हमारी पोजीशन डेफिसिट है, क्या हमें
सरप्लस फंड्स है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे हम कैश मैनेजमेंट साइकिल, क्योंकि कैश से ही स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली रियलाइजेशन भी कैश की होती है। तो कैश मैनेजमेंट के जो अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एडिक्वेट कंट्रोल, कि ना हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश और ना शॉर्टेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स है तो उसको हमने जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके ऑप्टिमम रिटर्न जनरेट करनी है। अब देखो यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसको करने के लिए भी वी रिक्वायर कैश, ठीक है। अब हमें नेचुरली उसके लिए हमें कैश पेमेंट्स करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, जो भी पेमेंट्स है उनकी करनी पड़ती हैं। और जब हम सेल करते हैं तो वहाँ से हमारे पास कैश कलेक्शन आती हैं। अब कैश कलेक्शन जो है कैश पेमेंट से ज़्यादा है तो सरप्लस है तो हमने उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और अगर क्या है कि वो डेफिसिट है तो उसको हमने किस तरह से अरेंज करना है। कैश प्लानिंग जो कंपोनेंट है दैट इज द कैश प्लानिंग मैनेजिंग दी बेसिकली कैश फ्लो, ऑप्टिमम कैश लेवल, इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे जो पहला एलिमेंट है दैट इज द कैश प्लानिंग। देखो कैश प्लानिंग जैसे नाम से ही है कि कैश की प्लानिंग करना, कैश की योजना बनाना। तो कैश प्लानिंग के अंदर वो टेक्निक जिसके द्वारा हम अपनी कैश के जो यूजेस है देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं, इतना इनफ्लो होगा इतना आउटफ्लो होगा, उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्या हमारा इनफ्लो ज़्यादा है कि अगर डेफिशिएंसी है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि देखो कैश हमें चाहिए होता है, हमने इन्वेंट्री जो स्टॉक है प्रोडक्शन से पहले जो है स्टॉक करके रखना पड़ता है, क्रेडिट पे सेल करना पड़ता है, फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बार अपने वर्कर को एडवांस पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, कंज्यूमेबल स्टॉक मंगवा के रखना पड़ता है, स्टॉकिंग के अंदर हमें कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स मंगवा के रखने पड़ते हैं। तो कैश प्लानिंग जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें कितनी कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि अगले मतलब जैसे अगले वाले पीरियड के लिए होती है, कि पहले से हम योजना बनाते हैं कि ये हमारी फ्यूचर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इन पे हमारा खर्चा हो सकता है, ये हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा आ सकता है। तो कैश प्लानिंग जो है डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादातर मंथली या क्वार्टरली करती हैं, जो लार्ज और मीडियम है ये डेली और वीकली करती हैं। कैश बजट देखो जो हमने कैश के बारे में फोरकास्ट करना है कि इतना कैश हमें चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम कैश बजट बनाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ये सोर्सेज हैं जहाँ से कैश आएगा, ये सोर्सेज हैं जहाँ पे कैश जाएगा। तो कैश बजट जो है दैट इज द समरी स्टेटमेंट ऑफ द फर्म्स एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। और कैश फोरकास्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखते हैं कि डेली हमें कितना कैश चाहिए या वीकली कितना कैश चाहिए, तो शॉर्ट टर्म क्या सोर्सेज हैं, और किस तरह से अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम किन एरियाज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश बजट जो है दैट इज ए बजट और प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीट एंड डिस्बर्समेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। इसके अंदर देखो हम देखते हैं रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होगा, एक्सपेंसेस कैसे पे होंगे, क्या हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो वहाँ से पैसा आएगा, अगर हमने रीपेमेंट किया है तो पैसा जाएगा। तो कैश बजट जो है दैट इज द एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन ऑफ द कंपनीज कैश पोजीशन इन द फ्यूचर। कैश बजट मेक्स ए प्रोविजन फॉर मिनिमम कैश अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। देखो एट ए टाइम हमें इतना मिनिमम कैश हमारे पास होना चाहिए, और बैलेंस जो होता है 1 मंथ्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सम प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी। तो इसके अंदर क्या है कि देखो जब हम कैश बजट बनाते हैं तो हमारी कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग है वीक है, कितना कैश अवेलेबल है उसको हाईलाइट करता है, और उसके बेसिस पे हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एडवाइस मिल जाता है कि हमें रिजर्व पर्पस के लिए, कंटीजेंसी के लिए कैश रिजर्व रखना चाहिए, ताकि अगर शॉर्टेज हो जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें। अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये ज़्यादातर चीफ अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। कैश बजट के पीछे जो लॉजिक होता है, देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए, सेल से हमें पैसा कब रियलाइज होएगा, अगर हमारे पास सरप्लस फंड है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैश रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, डेली वीकली मंथली क्वार्टरली, कहाँ से हमने उसको अरेंज करना है। और उसी तरह अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो क्या
सोर्स, कहाँ पे हमने उसको इन्वेस्ट करना है, तो किस तरह से हमने कैश के ऊपर पूरा चेक रखना है। कैश बजट के अंदर देखो इनफ्लोज जो कि इनकम एंड नॉन इनकम सोर्सेज से भी हो सकता है, जैसे हमने फिक्स एसेट सेल कर दिया तो वहाँ से भी कैश आएगा ना हमारे पास। ऑल टाइप्स ऑफ कैश आउटफ्लो के जहाँ पे कैश जा रहा है, तो कैश बजट के अंदर फोरकास्ट ऑफ कैश इनफ्लो, फोरकास्ट ऑफ कैश आउटफ्लो और कितना हमारे पास कैश बैलेंस है उसके बारे में हाईलाइट करता है। अब कैश बजट बनाने के क्या बेनिफिट है, देखो जब हमने फ्यूचर मतलब पहले से कैश बजट बना लिया तो हमने फ्यूचर की कैश प्लानिंग कर ली, जिससे हमें एस्टिमेट हो गया कि इन चीज़ों, इन मदों के ऊपर, इन आइटम्स के ऊपर हमारा खर्चा होगा, यहाँ से हमारे पास कैश आएगा। तो क्या वो डेफिसिट है, क्या वो सरप्लस है, अगर डेफिसिट है तो कहाँ से हमने उस फंड्स के लिए अरेंजमेंट करनी है, क्या वो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज, क्या वो शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म के अंदर कौन सा सोर्स लेना है। और उसी तरह क्या है कि अगर सरप्लस कैश है तो उसको हमने किस तरह से जो है इन्वेस्ट करना है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सीजनल डिस्काउंट, अगर हमारे पास कैश बजट बनाते हैं, कई बार देखो सीजन के अंदर हमें डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो उसका हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारी डेफिशिएंसी है, कौन से फिनांसर्स हैं, लैंडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जिनसे हम लोन ले सकते हैं, और सीजनल फ्लक्चुएशंस को भी हम असेस कर सकते हैं। जो मेथड्स हैं, रिसीट एंड पेमेंट मेथड है, एडजस्टेड इनकम मेथड है, एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड है। रिसीट एंड पेमेंट मेथड जो है इसके अंदर हम कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, पहले ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ से इनफ्लोज होगा वो उसमें ऐड कर देते हैं, आउटफ्लो जो होता है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से वो हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है कि क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो थ्योरी जो होती है उसको अगर हमने अच्छी तरह से लर्न करना है तो वी शुड सॉल्व वन न्यूमेरिकल, उससे थ्योरी दिमाग के अंदर बैठ जाती है। DCM टेक्सटाइल लिमिटेड विशेस टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट होता है कि जितना हमारे करंट अकाउंट में है, जैसे 10 लाख है तो मुझे 15 लाख का भुगतान करना है, तो 5 लाख मैंने ओवरड्रॉ किया है। DCM Textile Limited wishes to arrange overdraft facility with its banker for the period April, May, June, when it will be manufacturing mostly stock। तो यहाँ पे हमने कैश पीरियड जो है क्वार्टर का बनाना है, अप्रैल, मई, जून। तो उसके अंदर हमने बताना है कि फर्म के पास कितनी कैश की डेफिशिएंसी है और किस तरह से उसने उसको हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखो ये फैब की सेल, परचेज और वेजेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ पे हमने जो बनाना है वो अप्रैल, मई और जून का बताना है। अब हम प्रॉब्लम को दोबारा से देखते हैं। 50% ऑफ द सेल आर रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग, कि अगर हमने फेब में सेल किया है तो 50% उसका मार्च में आएगा, 50% उसका अप्रैल में आएगा। 50% ऑफ द सेल आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, सेल के अगले महीने में आएगा और उसके बाद दूसरे मंथ में आएगा। क्रेडिटर जो है नेक्स्ट मंथ पे किए जाते हैं, और इसी तरह जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। हमारे पास जो प्रेजेंटली कैश है दैट इज इन हैंड, दैट इज 25,000। देखो जो क्वेश्चन है उसकी टोन, उसकी जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, कि ज़्यादातर बच्चे कई बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे फेब के अंदर सेल जो है 1,80,000 है, और 50% मार्च के अंदर 90,000, और 90,000 हमने अप्रैल के अंदर। मार्च के अंदर 50% जो है अप्रैल के अंदर, और 50% मई के अंदर। अप्रैल के अंदर 50%, मई के अंदर 50%, जून के अंदर। जो मई में सेल हुई है 50% उसका जून में और 50% जुलाई में, और जो जून के अंदर सेल हुई है देखो उसका 50% जुलाई में, 50% अगस्त के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए ये 3 मंथ जो है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि हमने जो बजट बनाना है अप्रैल, मई और जून का बनाना है। तो हमने पहले ही रिसीट देख रहे हैं अप्रैल के अंदर हमारे पास कितना पैसा आएगा। देखो अप्रैल के अंदर एक तो फेब का 90,000 आएगा, एक मार्च का 96,000 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना, 1,86,000 जो है अप्रैल में आएगा। मई के अंदर क्या है कि देखो जो अप्रैल की 96,000 की सेल थी जो मई में आनी थी, और 54,000 की जो अप्रैल की आनी थी, तो ये 1,50,000 हो गया। और जून के अंदर देखो क्या है कि अप्रैल की जो है 54,000 आनी थी, और मई की जो है 87,000 आनी थी। तो ये 3 फिगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अप्रैल के अंदर हमारे पास 1,86,000 आएगा, मई के अंदर हमारे पास 1,50,000 आएगा, और जून के अंदर हमारे पास 1,41,000 आएगा। उसी तरह हम पेमेंट्स देखते हैं।
यहाँ पे देखो जैसे फेब है तो उसका भुगतान हमने नेक्स्ट मंथ मार्च में करना है, मार्च का हमने अप्रैल के अंदर, अप्रैल का हमने मई के अंदर और जून का हमने जुलाई के अंदर करना है। तो ये 3 पेमेंट जो है हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, अप्रैल, मई एंड जून। तो यहाँ पे देखो अप्रैल के अंदर हमने पेमेंट करनी है 1,44,000 की, 2,43,000 की मई के अंदर, 2,46,000 की जून के अंदर। तो ये 3 हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कैश बजट बना रहे हैं 3 मंथ्स का, अप्रैल, मई, जून का। और उसी तरह जो हमारी वेजेस है देखो ये भी नेक्स्ट मंथ पे करनी है, फेब की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, मई की जून में और जून की जुलाई में। तो उसी तरह ये 3 पेमेंट जो है 14,000, 11,000 एंड 10,000। अब हम यहाँ पे कैश बजट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हमने, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 25,000 अप्रैल के अंदर। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं अप्रैल, मई, जून एंड टोटल। तो उसी तरह ओपनिंग बैलेंस 25,000 है। रिसीट मैंने आपको बता ही दिया था, ये वाली स्लाइड जो है देखो यहाँ पे जो रिसीट है अप्रैल की 1,86,000 है, मई की 1,50,000 है और जून की 1,41,000 है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे देखो ये 1,86,000 है, हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल जो पैसा है 2,11,000 का है। लेस पेमेंट जो है हमने अप्रैल के अंदर की है 1,44,000 की, और वेजेस की ये भी मैंने बता दिया था आपको कि टोटल पेमेंट हमने 1,58,000 की है। तो 2,11,000 में से 2,11,000 में से 1,58,000 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 53,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बेसिकली जो है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमारे पास चेंज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, ओहो सॉरी। यहाँ पे देखो जो है ये जो है यहाँ पे देखो जो ये है, अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 53,000 आ गया। अब हमारे पास जो रिसीट है वो टोटल 1,50,000 है, तो ये 2,03,000 हो गई। हमने जो भुगतान किया है 2,43,000 का और वेजेस का 11,000 का, ये टोटल हो गया 2,54,000। तो यहाँ पे हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो 51,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि ओपनिंग बैलेंस हो गया कि इतना 51,000 हमारा कैश कम पड़ता है। और उसी तरह डाटा से हमने रियलाइज़ किया 1,41,000। यहाँ पे हमारे पास जो पैसे बचे हैं 90,000, हमने भुगतान करना है 2,46,000 और वेजेस का 10,000। तो यहाँ पे हमारी टोटल जो फंड चाहिए 2,56,000 चाहिए, बट हमारे पास कितने हैं 90,000 है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है डेट इज़ 1,66,000। तो वो 1 लाख जो है 66,000 जो है वो हमने किस तरह से जो है उसको किस तरह से हमने जो है बेसिकली अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे टोटल फंड्स हैं, अब देखो यहाँ पे अप्रैल के अंदर 25,000 है, मई के अंदर 53,000 है और जून में 51,000 है। तो टोटल हमारे पास 27,000 है। और जो हमारी सेल से रियलाइजेशन है वो 4,77,000 है। और जो हमारी टोटल है वो हमने देख लेनी है और उसके बाद हमने भुगतान देख लेना है। टोटल भुगतान जो है 6,68,000 का है और उसके बेसिस पे हमने देख लेना है कि हमें टोटल जो है कितना जो है उसके लिए जो कैश है कितना उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से बजट बना के हम अपना इनफ्लो और आउटफ्लो देख के कि अगर डेफिशिएंसी है तो क्या सोर्स होगा। तो एडजस्टेड इनकम मेथड जो है ये दूसरा मेथड है जो कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एनुअल कैश फ्लो आर कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग द सेल रेवेन्यू, कॉस्ट फिगर फॉर डिले इन रिसीट एंड पेमेंट, चेंजेस इन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। और यहाँ पे हम कुछ जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस, देखो यहाँ पे हमने एडजस्टेड इनकम मेथड, ये फॉर्मेट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। उसके अंदर देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने ऐड करना है, डेप्रिसिएशन और जिनको हमने राइट ऑफ करना है वो इसमें ऐड करना है क्योंकि वो अल्टीमेटली किसी को जाना नहीं है। और उसी तरह जो एसेट हमने सेल की है उसकी सेल प्रोसीड्स
और अगर वर्किंग कैपिटल कैश को छोड़ के अगर उसमें रिडक्शन होती है तो वो हमने ऐड कर देनी है, टोटल हमने देख लेना है। फिर उसके अंदर से जो लेस करना है, जो डिविडेंड हमने पे करना है, जो एसेट हमने परचेज करनी है, जो टैक्सेस हमने पे करने हैं, जो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर जो हमने रिडीम करने हैं, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है तो वो लेस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल में से जो पेमेंट्स जो हमने टोटल में से जो लेस करने वाली आइटम्स है वो लेस कर देनी है, तो वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बच जाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द एडजस्टेड बैलेंस शीट। इसके अंदर बेसिकली बैलेंस शीट जो है प्रिडिक्ट की जाती है कि ये इस तरह की एसेट है, और उसी तरह जो इन दिस मेथड द बैलेंस शीट इज प्रिडिक्टेड बाय एक्सप्रेसिंग ईच टाइप ऑफ एसेट एंड शॉर्ट लायबिलिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स। और यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो भी एक परसेंटेज ऑफ सेल जो है कैलकुलेट किया जाता है, ताकि हम देख सके कि ऑनर की इक्विटी के अंदर कुछ इंक्रीज है या नहीं है। और इसकी तरह क्या है कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमें एडिशनल फंड्स चाहिए कि नहीं चाहिए।